पेपर नंबर 295 है ना, इंग्लिश वाला पार्ट, 25 क्वेश्चंस सॉल्यूशन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है हमेशा की तरह, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है 76। बेटा क्या बोला इसमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला है ना। हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेट कर रहा है भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब 3 जो वर्ड होंगे वो कैसे होंगे, करेक्ट स्पेलिंग वाले, चौथा है वो इनकरेक्ट वाला होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है भाई हमारा। कोइंसिडेंस हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, होमोजीनियस हो गया और मिस्चीवियस हो गया, है ना। तो कोइंसिडेंस वाला कोई दिक्कत नहीं है, को हो गया और आगे ये क्या है, इंसिडेंस, है ना। अच्छा, और मिस्चीवियस में आपको पता ही है ये शब्द क्या होता है, मिस्चीफ होता है ना, मिस्चीफ होता है। और जब एफ ए अंत में और अपने इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वी को हटाकर क्या लगा देंगे, ओ यूएस लगा देते हैं, है ना। तो ये मिस्चीफ से क्या बन जाएगा, मिस्चीवियस बन जाएगा, मिस्चीवियस हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस आपको पता ही है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना। एक शब्द मैंने ये दोनों आपको लिखा रखे हैं, HETEROGENEOUS, ठीक है ना। ये कैसे होती है भाई, होमोजीनियस किनको बोलते हैं, सेम, है ना, जिसके सारे कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हुई है और वो सारी की सारी चीजें कैसे हो, सारे पार्ट्स सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और हेटेरो है तो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हेटेरो है तो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, है ना। तो इसको अपने यूं बोल सकते हैं, इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे अपने ये बोल सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब बेटा क्या बन जाएगा, समय के साथ साथ। एक सोसाइटी कैसी है, होमोजीनियस है, और वो धीरे धीरे कैसी हो सकती है, उसमें विभिन्न लोग है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल थॉट है उनकी वो अलग, थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है। तो क्या हो सकता है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ है होमोजीनियस सोसाइटी, सोसाइटी SOCIETY क्या कर सकते हैं अभी, म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट बोले तो चेंज हो जाना, म्यूटेट्स किस में, हेटेरोजीनियस में, इनटू ए वन, हेटेरोजीनियस वन। अब वन का यूज किसके लिए कर रहा हूं मैं, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, है ना। तो क्या हो गया, इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ होमोजीनियस सोसाइटी, एक होमोजीनियस सोसाइटी किस में चेंज हो सकती है, हेटेरोजीनियस सोसाइटी भी बन सकती है ना। शुरुआत में कैसी थी, सभी एक जैसे थे और बाद में डिफरेंसेस आ गए उनमें, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन है ना बेटा, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, एक्चुअल में इसको क्या बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, हाउ डू वी अटर और स्पीक और से ए वर्ड और लेटर, हम एक शब्द या अक्षर को किस प्रकार बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है उच्चारण करना, उच्चारण, अटर करना, से करना और या फिर स्पीक करना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, इसमें बी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 पे, देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दे रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कोई ब्लैंक दे रखा है और हमें उसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। तो द सेफ्स क्लिनरी रिएक्शंस, सेफ है और उसके अंदर क्या चीज है भाई, क्रिएशंस है। क्रिएशंस किसको बोलते हैं, जो चीज हम बनाते हैं वो हमारा क्रिएशन होता है। और कर कौन रहा है ये काम, शेफ, है ना। और शेफ में आर्ट कौन सी होती है, क्लिनरी, क्लिनरी बोले तो भोजन पकाने की जो कला होती है उसकी। तो अब वो कैसी है भाई, उसके क्रिएशंस कैसे है, इन्फ्यूज्ड है वो विद डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव बोले तो डिफरेंट, बोले तो डिफरेंट या क्लियर। अगर डिफरेंट है तो वो कैसा होगा, क्लियर होगा, दूर से ही दिखाई दे जाएगा वो, है ना। तो अब उसके अंदर क्या है भाई, डिफरेंट या क्लियर क्या चीज है, फ्लेयर है या फेयर है या फ्लेयर है या ये वाला फ्लेयर है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेट अपार्ट हो रहा है। सेट अपार्ट का मतलब भीड़ का हिस्सा या भीड़ में से अलग हो रहा है वो, सेट अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग हो रहा है वो, ठीक है ना। किससे, टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर, रेस्टोरेंट फेयर, रेस्टोरेंट के साथ फेयर शब्द लगा दो तो इस फेयर का मतलब होता है डिशेज। बाकी जो रेस्टोरेंट में जो आपको डिशेज दी जा रही है ना, उन डिशेज से वो क्या हो रहा है, बंदा अलग हो रहा है। तो इसके अंदर फिर आर्ट है वो भी अलग है, अलग प्रकार की है। तो अलग प्रकार की को क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं फ्लेयर, उसको ये वाला फ्लेयर बोलते हैं, ये वाला फ्लेयर बोलते हैं। इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है? स्टाइल। इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है? स्टाइल। और या इसको बोलते हैं एबिलिटी टू डू समथिंग, नेचुरल एबिलिटी। इस फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। कुछ भी करने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लेयर बोलते हैं, फ्लेयर। ठीक है ना। इसके लिए अपन और भी बोल सकते हैं शब्द, जैसे नेव, नेक, कोई काम करने की नेक। जीनियस, टैलेंट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? जीनियस। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? जिसको अपन टैलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं आपको ये बाकी वाले फ्लेयर है ना, इनके बारे में भी यहाँ पर तो बात समझ गए ना। उसके अंदर स्पष्ट रूप से कोई डिफरेंट और स्टाइल है, उसके अंदर स्टाइल है, तो स्टाइल को क्या बोलते हैं? फ्लेयर बोलते हैं। ये वाला फ्लेयर बोलते हैं, स्टाइल होता है। ठीक है ना। अब भी आप देखो इस फ्लेयर को क्या बोलते हैं, इस वाला फ्लेयर को मैं बताता हूँ। इस वाले फ्लेयर का मतलब क्या होता है? देखो, इस वाले फ्लेयर का मतलब होता है एस सडन ब्रस्ट ऑफ लाइट या फिर फायर। एकदम से क्या हो जाए? ब्रस्ट हो जाए, लाइट या फायर, अचानक से आग या प्रकाश का कोई जो एकदम से मतलब लपट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ये वाला फ्लेयर बोलते हैं, है ना। तो इस फ्लेयर को अपन ये बोल सकते हैं, जैसे फ्लेयर ऑफ एंगर, फ्लेयर ऑफ एंगर। अगर किसी आदमी के चेहरे पे अचानक क्या आ गया, तो गुस्से का आवेश, एकदम आवेश किसको बोलते हैं? पहले से चला आ रहा गुस्सा था चेहरे पे, अचानक से, तो उसको बोलते हैं फ्लेयर ऑफ एंगर बोलते हैं। ठीक है ना। या जैसे फ्लेयर का मतलब आग भी कह सकते हैं, जैसे द फ्लेयर ऑफ कैंप फायर, जैसे द फ्लेयर ऑफ कैंप फायर, द फ्लेयर ऑफ कैंप फायर। कैंप फायर करने की वजह से क्या हुई? वहां पर जो आग जली, उसने क्या कर दिया? एरिया के आसपास के एरिया को प्रकाशित कर दिया, प्रकाश हो गया, तो इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेटेड द एरिया, इल्यूमिनेटेड द एरिया। तो अब इस वाक्य का मतलब क्या बन रहा है? देखो, द फ्लेयर, जो आग जल रही थी, किसकी वजह से? कैंप फायर की वजह से। तो उसने क्या कर दिया? इल्यूमिनेट कर दिया, जगमग कर दिया, प्रकाशित कर दिया, किसको? एरिया को, क्षेत्र को। तो इस फ्लेयर का मतलब आपको समझ में आ गया। इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है? आग या प्रकाश। ठीक है ना। इस फेयर का मतलब आपको पता ही होता है। इस फेयर का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब भाई, इस फेयर का मतलब क्या होता है? इस फेयर का मतलब इम्पार्शियल, निष्पक्ष। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है प्रीजुडिस्ड या अनप्रीजुडिस्ड। अनप्रीजुडिस्ड, प्रीजुडिस्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ये पहले से धारणा बना लेना ये आदमी सही है या गलत है। लेकिन अनप्रीजुडिस्ड का मतलब होता है न्यूट्रल, पहले से कोई धारणा ना बनाना। तो इसको बोल सकते हैं अनप्रीजुडिस्ड। इसको अपन बोल सकते हैं अनबाइस्ड। क्या बोल सकते हैं? अनबाइस्ड। मतलब बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपात, और अनबाइस्ड है तो निष्पक्ष होना। ठीक है ना। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब पक्षपात होना, और अनबाइस्ड है तो इम्पार्शियल है तो बिना किसी पक्षपात के, तो इसको बोल सकते हैं इम्पार्शियल। इसको बोल सकते हैं इम्पार्शियल, इम्पार्शियल। ठीक है ना। अच्छा, इस फेयर का मतलब रंग के लिए भी हो सकता है। गोरा रंग होता है ना, उसको बोल सकते हैं जैसे ए फेयर फेस। जैसे क्या लिखा है? ए फेयर, और फेस का मतलब चेहरा। तो फेयर का मतलब यहाँ पर उसका कलर डार्क है या फेयर है? लाइट कलर है मतलब, या डार्क है? तो लाइट, लाइट कॉम्प्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? लाइट कॉम्प्लेक्शन। लाइट का मतलब हल्का, और कॉम्प्लेक्शन है तो रंग। अच्छा, चेहरे का जो रंग होता है ना, उसको कलर नहीं बोलना चाहिए कि इसका कलर फेयर है, इस लड़के का कलर ब्लैक है, कलर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको क्या बोलना चाहिए? कॉम्प्लेक्शन बोल। जो चेहरे का रंग होता है ना, बॉडी का जो स्किन का कलर है, उसको कॉम्प्लेक्शन बोलना चाहिए। अगर वो सांवला है तो उसको क्या बोलेंगे? डार्क। और अगर गोरा है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइट। और इसी लाइट के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? फेयर का भी यूज कर सकते हैं। इसी फेयर का मतलब मेला भी होता है, जैसे ए विलेज फेयर, जैसे ए विलेज फेयर, गांव में लगने वाला कोई मेला। तो ये क्या चीज है? एक तरह का एक इवेंट होती है, उसको भी फेयर बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर अपने ये वाला फेयर है, ये वाला फेयर है। इस फेयर के एक तो मैंने बता ही दिया। अगर रेस्टोरेंट का फेयर है, तो रेस्टोरेंट में जो अपने को डिशेज परोसी जाती है, उसको फेयर बोलते हैं। फेयर का मतलब भाड़ा और किराया भी हो सकता है। बस का क्या होता है? किराया, उसको क्या बोलते हैं? फेयर। तो इसको रेंट भी कह सकते हो आप। इसको क्या बोल सकते हो? रेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, ये फ्लेयर है, ये एक्चुअल में इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है। ये इंग्लिश का नहीं है, कोई अदर, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज का है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड नहीं है। लेकिन इसका मतलब होता है मोर।
इसका मतलब होता है मोर, सेवरल। सेवरल बोले तो कई सारे, और मोर का मतलब और भी कई सारे, इस प्लेयर का मतलब होता है मोर या सेवरल हो जाए। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी 78 पे देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना है 78। 78 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। हमें कोई एक फ्रेज है जिसको अंडरलाइन करके दे रखा है ना, और हमें इसी का मीनिंग बताना है भाई। ठीक है। तो बुलेट है वो क्या चीज होती है भाई, बुलेट बंदूक में से जो गोली निकलती है उसको बुलेट बोलते हैं, और उसको भी कोई आदमी बाइट दांतों से काट दे, उसको दांतों से काट दे, तो खतरे को, उसने खतरे का सामना कैसे किया, खतरनाक चीज थी लेकिन फिर भी उसने उस बंदे का सामना किया कि कोई गोली आ रही है सामने, कोई बात नहीं काट देंगे, है ना। तो खतरे का सामना करना, और कैसे बिंदास तरीके से, पूरे बिंदास बोल्ड तरीके से, समझ में आ गई बात। तो बताओ इसमें से ऐसा कौन सा बन रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा, एंड्योर का मतलब क्या होता है, सहन करना, क्या चीज, सिचुएशन, और सिचुएशन है कैसी, डिफिकल्ट और पेनफुल है, बस। और उसको कैसे सहन कर जाना, करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, तो बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं भाई। 79 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अपने को एक सेगमेंट, एक टुकड़ा है, इसको क्या करके दे रखा है भाई, अंडरलाइन, और हमें इसका अर्थ बताना है। तो मिस्टर अरविंद वोज क्या कर रहा था, ये बीट कर रहा था स्टूडेंट को, और इन द क्लास, क्लास में। तो सबसे पहले तो एक बात देखो, क्लास है, वो स्टूडेंट कहाँ का है, क्लास का, और क्लास में 10 20 30 50 100 कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हमें पर्टिकुलर पता लग रहा है वो कौन सा लड़का था। और जब तक पर्टिकुलर नहीं है तो उसके साथ अपन किसका यूज नहीं कर सकते, का यूज तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो नेचुरल सी बात है, आंसर तो एक ही बन गया, बीट अपॉन, एक ही उत्तर बन गया, बीट अपॉन, है ना। अच्छा, बीट अप ऑन का मतलब लिख लो आप, बीट अप ऑन, इसका मतलब होता है किसी पर हमला करना, किसी पर हमला करना, ठीक है, किसी को इंजर करना, इंजर बोले तो जख्मी कर देना, और अब्यूज करना, गाली देने को भी बोल सकते हो, अब्यूज करने को भी बोल सकते हो आप। जैसे 5 7 औरतें हैं, उनका काम यही है पूरे दिन में एक दूसरे को गाली गलौज करना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दीज वीमिन, ये औरतें स्पेंड देयर टाइम, अपना वक्त बिताती है, स्पेंड देयर टाइम बीटिंग अपॉन, बीटिंग अप ऑन, किनको, वन अनदर। अगर दो ही जनी होती तो अपन क्या लगा देते, ईच अदर, और यहाँ पर विमिन है तो हमें पता नहीं लग रहा, दो है दो से ज्यादा, तो वन अनदर लगा दो, दो से ज्यादा है तो वन अनदर, और दो ही जनी है तो ईच अदर, तो मैं यहाँ पर आगे क्या लगा दूं, वन अनदर। ठीक है। तो बीट अपॉन का मतलब पीटना भी हो सकता है किसी को, और गाली गलौज करना भी हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है बीट अपॉन, यहाँ पर इसका मतलब है गाली देना, अब्यूज करना किसी। ठीक है। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं क्या दे रखा है। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, पैरा जंबल दे रखा है भाई, और ये अपने ABCD 4 पार्ट से देखते हैं किसमें किसको सबसे पहले रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर of the great industrial and commercial houses in, और इंडिया हैज ए कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो आप एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दे रखा है ना। तो इन के बाद में जो भी शब्द आएगा वो क्या चीज होगा, कोई प्लेस होगा। इन के बाद में जो भी शब्द होगा वो कोई प्लेस होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कारण सब्जेक्ट है वो कभी एडवर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद वाला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब इनके बाद में बेटा जो भी शब्द आएगा वो कौन होगा, प्लेस होगा। वो शब्द तो प्लेस बताने वाला होगा लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी प्रेपोजिशन के बाद वाला होता ही नहीं है। तो अब देखो स्थान बताने वाले शब्द क्या क्या है, एक तो मुंबई एंड कोलकाता, और दूसरा इंडिया। तो बच्चा इसमें से पहले कौन सा जाएगा, ये इंडिया वाला नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया के बाद में तो क्या लगा रखा है, हैज यानी वर्ब लगा रखा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। इंडिया यहाँ पर कौन है,
सब्जेक्ट है तो इनके बाद में सब्जेक्ट तो आना नहीं चाहिए, तो अपन किस पार्ट को पहले ले जाएं, इनके तुरंत बाद में किसको ले जाएं, मुंबई एंड कोलकाता वाले पार्ट को ले जाते हैं। तो अब मुझे बताओ सी के बाद में कौन सा जाएगा, सी के बाद में कौन सा जाएगा, इस सी के बाद में बी वाला जाएगा, सी के बाद में कौन सा जाएगा, सी के बाद में बी वाला पार्ट जाएगा, है ना, सी के बाद अपना जाएगा बी। अब सी के बाद बी वाले ऑप्शन कितने हैं, इसमें तो है ही नहीं ऐसा, और इसमें तो है ही नहीं ऐसा, इसमें सी के बाद में बी है और इसमें सी के बाद में बी है, तो या तो आपका डी से शुरू होगा और या फिर आपका ए से शुरू होगा। अब इसमें ध्यान दो, मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट, अब दैट आ गया, तो दैट क्या चीज है भाई, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और साथ ही साथ में कोई ना कोई वर्ब भी चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको लेके जाता हूं इसके बाद में, तो चलो मान लेते हैं मैं इसको सब्जेक्ट तो बना लूंगा, लेकिन इसकी वर्ब कहां पर है, फिर नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको बना लूं, डेट के बाद में मैं इस पार्ट को ले आऊं, डेट के बाद में मैं इस पार्ट को ले आऊं, तो हमें यहाँ पर इंडिया ये सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और इसकी कोई ना कोई वर्ब भी मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर डेट के बाद मुझे पूरा क्लोज क्यों चाहिए, कि बेटा डेट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में आपको पूरा क्लोज चाहिए, क्लोज चाहिए तो सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए, तो ऐसी चीज तो अपने पास पड़ी है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, है ना। और अब क्या करते हैं अपने, डी को सबसे लास्ट में ले आती है, तो सी बी डी हो गया और ए को सबसे पहले ले जाएंगे। अगर आप चाहो तो वैसे तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाली बात हो जाएगी, पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर ये इंडिकेट शब्द है, ये वर्ब है कि नहीं है, और इंडिकेट है, इसमें कोई एस वगैरह कुछ भी जोड़ नहीं रखा, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी, प्लूरल वर्ब बन जाएगी। इस प्लूरल वर्ब को क्या चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बना दो ना, इसको इसका सब्जेक्ट बना दो, इसको ले जाओ। अब बताओ प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया, जब एंड जोड़ रखा है तो एक तो प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है और दूसरा बिजनेस एक्यूमेन की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये इंडिकेट इसकी वर्ब हो जाएगी। अब जो इतना है ना बीच में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ और ये जो मुंबई एंड कोलकाता लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सेंटेंस इतना ही है, द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन किसका क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये जो प्रोस्पेरिटी और बिजनेस एक्यूमेन है ना, वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किस बारे में, कि इन द कमर्शियल सेक्टर, की कमर्शियल सेक्टर में इंडिया हैज ए कंसीडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, कि भारत के पास अच्छी खासी पोटेंशियल है मॉडर्नाइजेशन। समझ गए बात को, ये हो जाएगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, बस सीधा पकड़ लिया, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बात खत्म, ऑप्शन उठाओ। इनमें कभी भी अपना दिमाग मत लगाओ, हिंदी अनुवाद वगैरह मत करो, बस ऑप्शन उठाओ, बिना ऑप्शन के कभी भी इन सवालों को हल मत करो, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं क्या बोल रखा है। इसमें फिर से बेटा वही हो गया, ये तो है ना, पेरा जंबल ही हो गया है ना, ये देखो जंबल्ड लिखा हुआ, जंबल्ड ऑर्डर, जो हमें सेंटेंस दे रखा है वो जंबल्ड ऑर्डर में दे रखा है। तो इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, आपको एक चीज अगर याद हो तो मैंने बता रखा है आपको, कि अगर सो दैट दे रखा है, मान लिया सो दैट दे रखा है, तो सो दैट के बाद में कैन और कुड आता है कि नहीं आता है, ही इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है, दैट ही कैन नॉट वॉक फास्ट, की वो तेज नहीं चल सकता, तो अब इसमें देखो कैन दे रखा, कैन दे रखा है, समझ में आ गई बात। तो द रीडर है ना, और वैसे भी एक चीज और, आपको एक चीज और भी पता लग गया, दैट है, ये क्या चीज है, कंजंक्शन के बाद वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। बच्चा हमें इसका वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कैन ट्रेस को इसकी वर्ब बना दो, कैन ट्रेस को इसकी वर्ब बना दो, क्योंकि द रीडर के तुरंत बाद द नोवेल तो आ नहीं सकता, थ्रू तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा, कैन ट्रेस ही आएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि जब अपने पास यहाँ सब्जेक्ट आ गया है तो हमें क्या चाहिए, इसकी वर्ब चाहिए, तो कैन ट्रेस है इसकी वर्ब बन जाएगी। तो बताओ डी के बाद में कौन सा जाएगा, सी जाएगा, और बेटा डी के बाद में सी वाले कितने ऑप्शन है, डी के बाद में सी वाला ऑप्शन ही एक ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो यही हमारा है ना। तो सबसे पहले अपना बी चल जाएगा, उसके बाद में कौन जाएगा, डी आ जाएगा, और डी के बाद में फिर अपना सी आ जाएगा, और फिर लास्ट में ए चला जाएगा, तो यही हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं क्या दे रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अपने को बेटा ये शब्द देखो अंडरलाइन करके दे रखा है और हमें इसका अर्थ बताना है, इससे मिलता जुलता अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है। तो एस्केपेड का मतलब होता है एडवेंचर। मैं यहाँ पर आपको दो शब्द बताना चाहूंगा, एक तो होता है एक्साइटमेंट,
ठीक है ना। और इसी के साथ इसी शब्द को मैं जोड़ना चाहूंगा एस्केपेड को। अच्छा, एक्साइटमेंट है उसमें भी रोमांच होता है, ठीक है ना। और एस्केपेड और एडवेंचर है, इसमें भी क्या चीज होता है, रोमांच होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, एक्साइटमेंट वाला है ना, उसमें कुछ ना कुछ हैप्पीनेस होती है। आप किसी नए आदमी से मिलते हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आप कुछ नया काम कर रहे हो तो आप में एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर वो चीज एस्केपेड हो जाए तो उसमें खतरा भी शामिल है। तो इसमें भी एक्साइटमेंट, हालांकि एस्केपेड और एडवेंचर दोनों में एक्साइटमेंट तो है, लेकिन इस इन कामों के क्या होने की संभावना है, रिस्की भी हो सकते हैं। एडवेंचर है तो मतलब जान भी जा सकती है आपकी, जख्मी भी हो सकते हो। लेकिन एक्साइटमेंट है, इसमें क्या चीज है, हैप्पीनेस, काइंड ऑफ हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म होता है, इसमें उत्साह और खुशी होती है। तो बताओ एस्केपेड के लिए फिर कौन सा बन जाएगा भाई, एडवेंचर बन जाएगा, एडवेंचर बन जाएगा, है ना। अच्छा, एस्केप का मतलब बचना, किसी चीज को टालना, अवॉइड करना, ठीक है। ओर्डील, ओर्डील किसको बोलते हैं भाई, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा किसको बोलते हैं भाई, इजी काम या बहुत बड़ा काम, बहुत ही टफ, अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको बोलते हैं अ वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिल, ठीक है। ट्राइबुलेशंस, इसके लिए बोल सकते हैं ट्रायल एंड ट्राइबुलेशंस, ट्रायल है तो भी बहुत मुश्किल घड़ी होती है, TRIAL, ट्रायल। ट्राइबुलेशन भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइबुलेशन, ट्राइबुलेशन, ट्राइबुलेशन का मतलब भी बहुत ही संकट का समय, मुश्किल की घड़ी। और ट्रायल का मतलब भी बहुत ही मुश्किल की घड़ी, ठीक है ना। अच्छा, एक्सर्शन का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जिसमें फिजिकल आपको काम करना पड़ता है, जिसमें फिजिकल एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं a work that needs, जिसको जरूरत होती है किसकी, फिजिकल या बॉडीली एफर्ट्स, बॉडीली एफर्ट्स, जिसमें आपको बॉडीली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा एक्सर्शन, ठीक है ना। तो इनके एक एक एग्जांपल करवाऊं, एक एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं एक्सर्शन का, बताता हूं जैसे, जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे है एक्सर्शन का, ही वाज पेंटिंग, पेंटिंग किसको बोलते हैं, हांफना, ब्रेथलेस हो जाना, विद एक्सर्शन, ठीक है ना। एक्सर्शन मतलब उसने कोई फिजिकल वर्क किया है, कोई भारी वजन उठाया है या ऐसा कोई ना कोई काम किया है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हाँफ रहा है। पेंटिंग का मतलब हाँफना। इसके लिए एक शब्द और भी होता है, गास्प, गास्प का मतलब भी क्या होता है, हाँफना। पेंट का मतलब भी हाँफना, और ब्रेथलेस का मतलब भी हाँफना। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार अपन एक्सर्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ओर्डिल, जैसे ओर्डिल ऑफ लाइफ, ऑर्डिल्स ऑफ लाइफ, ऑर्डिल्स मतलब छोटे छोटे काम या बहुत ही मुश्किल कार्य, किस चीज के, जिंदगी के, क्या कर देती है, ट्रेन अस अप, हमें क्या कर देती है, बुरी तरह से थका देती है। ड्रेन अप का मतलब हमें निचोड़ लेते हैं, हमें कहते हैं ना मुश्किल घड़ियों में आदमी क्या पूरी एनर्जी निचोड़ ली, तो उसको बोलते हैं ड्रेन अप कर लेना। और ड्रेन अप की जगह मैं एक शब्द से काम चलाऊं तो एग्जॉस्टेड कर सकता हूँ, एग्जॉस्ट कर देती है हमें, क्या कर देते हैं, ड्रेन अप का मतलब हमें क्या कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, बुरी तरह से हमें थका देते हैं। तो इस वाक्य का मतलब बन गया था ऑर्डिल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में जो बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें आती है वो हमें एग्जॉस्ट कर देती है। समझ में आ गई बात। बेटा एडवेंचर वाला आपको पता है ही, एडवेंचर वाला मैंने अभी एस्केपेड वाला बता ही रखा है। और एस्केप का मतलब क्या करना होता है, बचना। एस्केप का मतलब किसी चीज का सामना करना या बचना। और जो बच के भागता है, भगोड़ा होता है, वो कौन होता है, स्केपिस्ट होता है, पलायनवादी होता है, वो भगोड़ा, ठीक है ना। अच्छा चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर अपने 83 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रखा है इसने, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस है, बच्चा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको वर्ब देखना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोई भी सवाल आ जाए ना, आप वर्ब के अलावा बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान ही मत दो। अगर इजारम प्लस वी थर्ड दे रखा हो तो आप क्या बना दो, या तो पहली फॉर्म और या पहली फॉर्म एस या ईएस। और बच्चा अगर वो जो प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो सेकंड फॉर्म लगा दो। अब इसमें देखो सेकंड फॉर्म इसमें तो है नहीं भाई, देखो इसमें तो वॉज टेकन है, गलत हो गया, ठीक है ना। बीइंग रिटन है तो गलत हो गया, ठीक है ना। रोट है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिटन है वॉज रिटन है, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, अब क्या हो जाएगा, द ऑथर है वो किधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है ना। और जो ये द बुक है ये किधर चल जाएगा, बाद में चल जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, बेटा एक 3 शब्द होंगे वो तो करेक्टली स्पेल्ड होंगे, और एक है वो इनकरेक्टली है, तो देखते हैं क्या होता है। कंट्री है, 100 आउट ऑफ 100% बच्चों को पता है कि कंट्री का स्पेलिंग यही रहेगा। गवर्नमेंट का बेटा सही है, एन के बाद एम होता है, ध्यान रखो। गवर्नमेंट लिखो तो उसमें एन और एम दोनों लगाने होते हैं। गवर्न का मतलब होता है शासन करना, गवर्न का मतलब शासन करना, और शासन करने वाले के लिए क्या शब्द होता है, गवर्नर होता है कि नहीं होता है। बेटा गवर्न से क्या बन गया, गवर्नर बन गया, और इसी से गवर्नमेंट बन गया। समझ में आ गई बात। अच्छा हॉस्पिटल वाला यार सभी को ही पता ही है ना, बस इसने एस लगाकर क्या कर रखा है, इसका प्लूरल बना रखा है। समझ में आ गई बात। ये क्या हो गया, मुंशी पीएल, लेकिन होना क्या चाहिए, म्युनिसिपल होता है। समझ में आ गई बात। तो ये बेटा ये वाला आपका स्पेलिंग इसमें गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एरर वाला सवाल है भाई ना। तो देखो इसने क्या दे रखा है, गौर करिएगा इस पे थोड़ा सा। कंपनी ने शू किया या कंपनी को शू किया गया, जब वो जो के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो को शू किया गया, वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म में तो पैसिव, और शू का मतलब होता है मुकदमा दायर करना। तो कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया गया, किसके लिए, उल्लंघन का, ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है ना। बट इट, अब इट का यूज किसके लिए हो रहा है भाई, कंपनी के लिए। अगर कोई आदमी होता तो ही लिखते, औरत होता तो शी लिखते, लेकिन कंपनी है तो बेटा क्या लिखेंगे, इट, ठीक है ना। तो इट है वो कैसा सब्जेक्ट हो गया हमारा, सिंगुलर। अब इसके बाद में बताओ वर्ब है वो स्टिल है या डिनाई है। स्टिल शब्द है ये तो एडजेक्टिव है। स्टिल के दो तीन अर्थ होते हैं देख लो, स्टिल के दो तीन अर्थ होते हैं। एक तो स्टिल का मतलब होता है शांत, एक स्टिल का मतलब होता है शांति, एक स्टिल का मतलब होता है शांति, और एक स्टिल का मतलब होता है अब भी, मतलब कोई सिचुएशन अब भी मौजूद है। तो यहां पर तो ये है एडजेक्टिव, यहां पर ये है नाउन, ठीक है ना। जैसे स्टिल वाटर, अगर मैं बोलूं स्टिल वाटर तो कैसा पानी, शांत पानी, तो पानी की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा। और अगर मैं बोलूं देयर वॉज टोटल स्टिल, देयर वॉज टोटल स्टिल, तो वहां पर क्या था, पूरी तरह से शांति थी। तो स्टिल शब्द यहां पर क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक स्टिल होता है एडवर्ब, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं वेट कर रहा हूं, कब वेट कर रहा हूं, आज भी, तो वो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो बेटा और वैसे भी एक चीज और देख लो ना, जिसमें एस आई एस नहीं जुड़ सकता, जिसमें आई एन जी नहीं जुड़ सकता, जिसमें ईडी नहीं जुड़ सकता, वो वर्ब कैसे हो सकता है। कोई वर्ब है तब तो उसमें आई एन जी जुड़ना चाहिए, ईडी जुड़ना चाहिए, एस आई एस जुड़ना चाहिए। तो स्टिल में जोड़ सकते हो आप ऐसा, या डिनाई में जोड़ सकते हो, डिनाई में जोड़ सकते हो। डिनाई का पास्ट है तो डिनाइड होता है कि नहीं होता है ना। तो ये वर्ब है। अब ये वर्ब कैसी दे रखी है, इसने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म तो इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकती। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। तो क्या हो जाएगा, वाई को आई में चेंज कर दो, और डिनाई को किस में चेंज कर दो, डिनाइज में चेंज कर दो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डिनाइज हो जाएगा, डिनाइज, ठीक है। तो बेटा अपना ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर डिनाई की जगह डिनाइज लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं क्या दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो भी हमें सेंटेंस दे रखा है उसको हमें किस में चेंज करना है भाई, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए 3 डिग्री काम होती है, काम में ली जाती है। पॉजिटिव डिग्री, किसी से तुलना नहीं करनी, गुण बतानी है, यू आर ए गुड पर्सन, आप अच्छे आदमी हो, तुलना तो नहीं कर रहा। अगर मुझे बताना है आप उससे ज्यादा अच्छे हो तो यू आर बेटर देन ही। समझ में आ गई बात। और आप बाकी सबसे अच्छे हो तो यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हमें कौन सा डिग्री बतानी है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री इसने शब्द क्या दे रखा है, शी इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी एज शी इज सो गुड। अब एज का मतलब क्या होता है भाई,
क्योंकि या क्योंकि? अच्छा, शी इज लाइक्ड, उसको पसंद किया जाता है हर किसी के द्वारा और कारण क्या है? गुड है वो। और गुड है वो कौन सी डिग्री का शब्द है? पॉजिटिव। और ज्यादा अच्छा होता तो बेटर होता, कंपैरेटिव बन जाता, और सबसे अच्छा होता तो सुपरलेटिव यानी बेस्ट हो जाता। अच्छा, अब इधर तो क्या है? कॉज है। इधर तो क्या चीज है? कारण है। और इधर इस कारण का इफेक्ट है। इफेक्ट है। कारण क्या चीज है? वो अच्छी है, और जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? हर कोई उसको लाइक करता है ना? तो इसमें देख लो कोज और इसके लिए कौन से किस चीज का यूज होता है? कोज और इम्पैक्ट के लिए, सो दैट। ठीक है ना? चीज सो गुड, वो इतना अच्छी है दैट, इस वजह से क्या हो रहा है? एवरीबडी लाइक्स हर। और आपको इस चीज का पता ही है कि चाहे तो लिखा हो एज एज, चाहे क्या लिखा हो सो दैट, और चाहे क्या लिखा हो सो एज, बेटा इनके बीच में डिग्री हमेशा कौन सी आती है? इनके बीच में डिग्री हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है। अगर एज एज है तो बीच में डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव। सो एज है तो डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव। और अगर सो देट है तो भी बीच में डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। तो यही हमारा सी इज सो गुड, वो इतना अच्छी है दैट एवरीबडी लाइक्स हर, के हर कोई उसको पसंद करता है। ठीक है ना? तो चलते अभी क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है? Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. तो इसने क्या दे रखा है? स्वामी लर्न म्यूजिक व्हेन ही इज स्टडिंग। बेटा ये तो इजीली कर लोगे आप। वर्ब में क्या जोड़ रखा है? ईडी लगा रखा है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट है। और बच्चा आगे देखो इसने इज लगा रखा है, तो नेचुरल सी बात है, गलत हो गया है ना? तो होना क्या चाहिए? ही वाज स्टडी। कब की बात है? उसने म्यूजिक कब सीखा? जबकि वो पढ़ाई कर रहा था इन थर्ड क्लास। समझ में आ गई बात? तो हमें इज की जगह किसका यूज करना पड़ेगा? वॉज का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या करना है हमें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। बेटा कोई इडियम है उसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका मीनिंग बताना। माइलस्टोन। माइलस्टोन मील का पत्थर। रोड वगैरह पे चलते हो आगे आगे तो वो पत्थर होते हैं ना, 80 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर दिल्ली, वो लिखा होता है, उसको माइलस्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पर माइलस्टोन का मतलब होता है कि यह रचना, यह पुस्तक, ये मूवी, ये कारनामा उस बंदे के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। तो मील का पत्थर साबित होने का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी रचना उसकी, कोई बहुत बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य कि उस कार्य की वजह से लोग उसको आज भी याद करते हैं। तो वो उसके जीवन का कैसा इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ना? तो ऐसा, अब जैसे बाहुबली मूवी है, वो राजा मौली जो डायरेक्टर है उनके जीवन के लिए क्या बन गई? माइलस्टोन बन गया, वो उनके जीवन का माइलस्टोन बन गया। समझ में आ गई बात? हाँ। तो इसको इसको पता है क्या बोलते हैं? इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द और दे रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। सबसे बड़ी रचना, किसी बंदे के जीवन की सबसे बड़ी रचना होती है ना, जिसके लिए उसको लोग याद करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी, ऑपरेंडी का मतलब कार्य या रचना, और मॉडस है तो सबसे बड़ा। अच्छा, जीन लाइफस्टाइल को मॉडस विवेंडी बोलते हैं। मॉडस विवेंडी लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका है, वो हमारा क्या है? मॉडस विवेंडी। मॉडस विवेंडी। अच्छा, विवेंडी शब्द आपको पता है ना किससे बना है? वी आई वी, विव का मतलब ही क्या होता है? लाइफ। जिस किसी शब्द में वी आई वी लिखा जाए उसका मतलब ही जीवन होता है ना? तो मोड्स मतलब विधि, मोड्स का मतलब विधि, और विवेंडी मतलब जीने की। तो हमारा लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल को बोलते हैं मॉडस विवेंडी। ठीक है? वंडर करने का मतलब क्या होता है? हैरान होना, आस्टोनिश, आस्टोनिश्ड, हैरान। ठीक है ना? अमेज्ड। ठीक है? और एक ये एक दो शब्द थे जो मैंने आपको पिछले या उससे पिछले पेपर में करवाए थे, बढ़िया शब्द थे, आज दोबारा लिखाना चाहता हूँ। बेफल्ड। बेफल का मतलब चकराना। बेफल्ड है तो क्या हो जाएगा? चकराया हुआ। ठीक है ना? और बी फडल्ड है ना, उसका मतलब भी क्या होता है? चकराया हुआ। तो बी यू डबल एफ बी यू बी एफ यू डबल डी एल ई डी, बी फडल्ड मतलब चकराया हुआ। ठीक है ना? बी फडल्ड भी हो सकता है और बेफल्ड भी हो सकता है, दोनों का मतलब चकराया हुआ, हैरान। और अमेज्ड का मतलब भी हैरान, और एस्टोनिश्ड का मतलब भी हैरान। ठीक है? अच्छा, मिस है कैसी घटना, हैप का मतलब घटना, और मिस है तो बुरी। तो क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेट इवेंट, कोई अनफॉर्चुनेट मोमेंट या इवेंट, कोई ए मिसफॉर्चुनेट इवेंट। है तो घटना कोई, लेकिन बेटा वो दुर्भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट होती है, मिसफॉर्चुनेट कैसी होती है? बुरी। बुरी घटना उसको बोलते हैं मिस। मिस हैप से क्या बन गया? हैपनिंग, मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग।
ठीक है ना। बर्डन का मतलब आपको पता ही है, बोझ किसी चीज का, लोड किसी चीज का, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें पूछता है, select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the following sentence. If we had moved to Italy when I was a child, I will had an Italian. ये देखो if के बाद में क्या दे रखा है, had प्लस वी थर्ड, अगले भाग में could या would या should या might प्लस have प्लस वी थर्ड। अगर if के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म हो या पहली फॉर्म में एस या एस हो, तो अगले भाग में शैल विल और वर्ब की पहली फॉर्म। इफ के बाद में या तो वर्ब की पहली फॉर्म हो और या पहली फॉर्म में एस या एस, तो अगले भाग में शैल या विल और वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इफ के बाद में सेकंड फॉर्म है तो अगले भाग में कुड या वुड या शुड या माइट और वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इसके बाद में क्या है, हैड प्लस वी थर्ड है, तो अगले भाग में वुड हैव प्लस वी थर्ड। तो देख लो इसमें कौन सा बन जाएगा, ये रहा वुड, ये रहा हैव और ये रहा हैड। यहाँ पर हैड किसका काम कर रहा है, हैव की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। तो बच्चा इस कंडीशन में ये दोनों तो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और ये वाली किसका काम कर रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। तो यही हमारा है ना, तो इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखते हैं 90 वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अप्रीहेंशन इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, अप्रीहेंशन का मतलब क्या चीज होता है भाई, आशंका और भय। मतलब हमारे मन में आने वाली चीज के बारे में डर और आशंका है, उसको एप्रीहेंशन बोलते हैं, आशंका या भय, आशंका, ठीक है ना। अब इसने इसका उल्टा पूछा है, तो आशंका का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट, ठीक है ना। एक्साइटमेंट में क्या होता है, खुशी। इसमें क्या चीज होता है, हैप्पी एंड हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म। इसमें होता है एक्साइटमेंट में क्या होता है, बंदे में क्या होता है, हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बंदे में, बंदे में जब एप्रीहेंशन है तो उसके अंदर डर है कि यार पता नहीं क्या हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में बंदे में क्या होता है, फीयरफुलनेस, फीयरफुलनेस, ठीक है ना। या बंदा क्या हो जाएगा, डरा हुआ होगा, एंक्सियस होगा बंदा, वरीड होगा, एंक्सियस। बंदे में क्या चीज होगी, एंग्जाइटी होगी, बंदे में क्या चीज होगी, एंग्जाइटी होगी, ठीक है ना। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय और आशंका, और एक्साइटमेंट का मतलब भी आने वाली है, तो एक्साइटमेंट का मतलब आने वाली चीज के लिए हो रहा है, लेकिन खुशी है मन में, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना। सिचुएशन का मतलब आपको पता ही है, हालात, परिस्थिति, ठीक है। पियर्स, साथी, पियर्स का मतलब होता है साथी, तो इसके लिए बोल सकते हो आप नोबल मैन, जेंटलमैन, जेंटलमैन। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है मिलोर्ड, नाइट। ये सारे शब्द इसके हो सकते हैं। अच्छा, पियर शब्द अगर वर्ब होती है तब इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। पियर शब्द अगर क्या चीज है, वर्ब है, तो अगर पियर शब्द आपका क्या चीज है, वर्ब है, तब इसका मतलब होता है बहुत ही कम खुली आंखों से देखना, स्क्विंट, जिसको बोल सकते हैं अपने स्क्विंट, स्क्विंट करना, या किसी को देखना लगभग कितनी बंद आंखों से, लगभग बंद आंखें, बहुत ही कम खुली आंखों से देख रहे हैं, तो टू लुक, देखना, विद ऑलमोस्ट क्लोज्ड आइज। ऑलमोस्ट है तो कितनी को गई, करीब करीब, करीब करीब बंद आंखें, ऑलमोस्ट क्लोज्ड आइज। तो इस टाइम पे तो ये, इस टाइम पे तो पियर किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और इस टाइम पे पियर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। अच्छा, एस लगा रखा है ना, इसने एस लगा रखा है, तो बच्चा हमें यहाँ पर ई लगाना चाहिए, क्योंकि पियर्स बहुवचन है, तो यहाँ पर ये नोबल मैन भी फिर ज्यादा होने चाहिए, और ये भी फिर यहाँ पर जेंटलमैन है तो एम ई एन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये नाइट्स होने चाहिए, और ये मी लॉर्ड्स होने। समझ में आ गई बात। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं क्या बोला है। Select the most appropriate antonym of the given word. Abrogate, abrogate, establish, और sabotage, eradicate, और demoralize। तो सबसे पहले तो एब्रोगेट का मतलब होता है, दो सेंटेंस लिख रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, तुरंत समझ में भी आ जाएगी बात। जैसे आर्टिकल 370 was abrogated on
द 5th ऑफ अगस्त 2K19। ठीक है। आर्टिकल 370 को कहां से हटाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में से, है ना। तो आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब हटा देना, ठीक है ना। कब? 5 अगस्त 2019 को। समझ में आ गई ना बात। अब बताओ एब्रोगेट का मतलब क्या हुआ? रिपील कर देना, हटा देना किसी चीज को। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना, रिवोक कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए और क्या कह सकते हैं? रिसिंड, एबोलिश कर देना। एबोलिश का मतलब भी क्या होता है भाई? उन्मूलन कर देना, चीजों को मिटा देना, एबोलिश कर देना, ठीक है ना। इन सभी का मतलब क्या होता है? हटा देना, ठीक है ना। रिपील भी होता है, रिपील। अब रिपील के लिए आपको एक नया सा एक सेंटेंस और देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। द गवर्नमेंट रिपील्ड द फॉर्म द बिल्स भी जिनको बोल सकते हो और लॉज भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिपील। रिपील का मतलब भी वही होता है, हटा देना, रिवोक हटा देना, रिसिंड वापिस ले लेना, एबोलिश है तो वापिस ले लेना, उन्मूलन कर देना। और फॉर्म बिल्स, किसान बिल, याद है 3 कृषि बिल आए थे, उनको आखिरकार सरकार ने क्या किया? वापिस ले लिया। तो इसलिए उनको तीनों को क्या कर दिया गया? रिपील। अब थोड़ा सा अंतर देखो, अगर कोई पुरानी चीज है, आर्टिकल 370 है, ये नया था या पुराना था? तो अगर कोई पुराना है ना, कोई नियम वगैरह है, कोई लॉ है पुराना है, तो उसके लिए किस शब्द का यूज करो? एब्रोगेट का। और अगर कोई नई चीज है तो उसके लिए कोई नया लॉ वगैरह है, अगर कोई नया लॉ वगैरह आप लेके आ रहे हो, अभी 1-2 साल में बना है ताजा, और उसको हटा रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? रिपील कर रहे हो। बाकी मीनिंग दोनों का सेम ही है, रिपील करना, रिवोक करना, रिसिंड करना, एबोलिश करना, ठीक है ना। ये मतलब हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज का आपको पता ही है, इसका मतलब तो हटाना है, और इस्टेब्लिश है तो स्थापित कर रहे हो, लेके आ रहे हो चीजों को। इस्टेब्लिश करने का मतलब उखाड़ रहे हो जड़ से, या स्थापित कर रहे हो, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेबोटाश, ये भी बढ़िया शब्द है। सेबोटाश का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना। सेबोटाश का मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना। जैसे किसी की इमेज खराब कर देना, ठीक है ना। या कोई बिल्डिंग को भी अगर तहस नहस कर दिया, तहस नहस करना, बर्बाद करना भी हो सकता है, बर्बाद करना, तहस नहस करना भी हो सकता है, तहस नहस करना, ये भी हो सकता है ना। तो जैसे मैं सेबोटाज का एक आध आपको उदाहरण देता हूं, जैसे दे sabotaged the army installments of the enemy। तो सेबोटाज का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर दिए। आर्मी इंस्टॉलमेंट का मतलब सेना के ठिकाने, किसके? दुश्मन के। दुश्मन के सैनिक ठिकानों को बर्बाद कर दिया। तो सेबोटाज, किसी की इमेज भी सेबोटाज की जा सकती है। और ये किया किस लिए जाता है? किसी की इमेज को या किसी चीज को आप सेबोटाज क्यों कर रहे हो? कि सामने वाला बंदा तरक्की ना कर जाए, कामयाब ना हो जाए, इसलिए आप उसकी इमेज खराब करते हो या उसको नुकसान पहुंचा। इसका मतलब होता है टू डैमेज, डन, डैमेज, DAMAG, डैमेज डन, किया गया, अनजाने में या जानबूझ के, ओन पर्पज, जानबूझ के, ओन पर्पज। किस लिए? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को, कंपिटिटर को, कॉम्पिटिटर, या जिसको एनिमी भी बोल सकते हो, एनिमी, कि वो क्या ना कर पाए? सक्सेसफुल ना हो पाए, फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा? द डैमेज डन, नुकसान किया गया, ओन पर्पज, जानबूझ के, टू प्रिवेंट कंपटीटर, अपने प्रतिद्वंदी को या दुश्मन को रोकने के लिए, बीइंग सक्सेसफुल, उसको बोलते हैं सैबोटाज। अगर कोई बंदा आपकी इमेज सैबोटाज कर रहा है, तो मतलब वो आपसे जलता है, वो आपकी इमेज जानबूझ के खराब करना, तो उसको बोलते हैं सैबोटाज करना। डीमोरलाइज, बंदे का विश्वास, आत्मविश्वास खो, मतलब यार तेरे से कुछ ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा,
तो हम उस सामने वाले बंदे को क्या कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, उसका हौसला तोड़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए जैसे डीमोरलाइज का मतलब होता है, इस डीमोरलाइज का मतलब होता है टू मेक समवन या समबडी लूज कॉन्फिडेंस। आप बंदे को एनकरेज कर रहे हो कि डिस्करेज कर रहे हो, डिस्करेज करना, इसका मतलब होता है डिस्करेज करना। डिस्करेज करना, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बंदे का आप लूज करवा रहे हो, है ना, ये हो जाएगा। और इरेडिकेट का मतलब क्या होता है भाई, रूट आउट कर देना, जड़ से खत्म कर देना। सरकारों ने क्या किया, अभियान चला करके पोलियो को पूरी तरह से मिटा दिया, तो पोलियो का क्या हो गया, इरेडिकेशन हो गया, रूट आउट कर देना, पूरी तरह से रूट आउट कर देना, रूट आउट कर देना, ठीक है ना, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना, उसको बोलते हैं इरेडिकेट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 92, एंटोनिम, कोपियस। कोपियस का मतलब होता है भरपूर, कितनी मात्रा में, बहुत ज्यादा, तो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो होता है एक्जुबेरेंट, एक्जुबेरेंट, एक होता है प्रोफ्यूज। ये दोनों शब्द जरूर याद रखो आप, एक्जुबेरेंट और प्रोफ्यूज। आगे बात समझ में। अच्छा, अब और सारे कुछ शब्द है जो आपको याद दिया, जैसे एब्यूडेंट, एब्यूडेंट, इन सभी का मतलब तो प्रचुर होता है, ये आपको प्लेंटीफुल का पता ही है, एब्यूडेंट का मतलब आपको पता ही है, एम्पल, एम्पल का मतलब भी भरपूर, प्रचुर, एम्पल, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छे वाले शब्द है, प्रोफ्यूज और एक्जुबेरेंट, ये दोनों शब्द आपको याद रखने चाहिए। अच्छा, इनफ का मतलब सफिशियंट, सफिशियंट कितना के, पर्याप्त, सफिशियंट, इसका मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। अच्छा, मिगर का मतलब होता है कम, अल्प, लिटिल, ठीक है। अच्छा, अनस्पेरिंग, अनस्पेरिंग का मतलब होता है मर्सीलेस, अनपिटीफुल, जिसको कोई दया नहीं आती, अनपिटीफुल, पीटी का मतलब दया, और अनपिटीफुल है तो कोई दया नहीं आती, दोनों ही मामलों में, अच्छा काम कर रहे हैं तो भी और बुरा है तो भी, एक्सट्रीम पर है, बड़ाई करेगा किसी की तो दिल खोल के आप बहुत अच्छे आदमी हो, और अगर क्रिटिसाइज करेगा तो भी टिका के, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं अनस्पेरिंग क्रिटिसिज्म। अनस्पेरिंग क्रिटिसिज्म का मतलब कितनी का आलोचना हो जाएगी भाई, बहुत टिका के, कोई कसर नहीं छोड़ी कि देख वो रायता पूरा आपने फैलाया, वो गड़बड़ पूरी की पूरी आपने करी, तो कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है, अनस्पेरिंग। और अगर चैरिटी कर रहा है तो, अगर अनस्पेरिंग चैरिटी है तो कितनी का है। अगर कोई बंदा जैसे माई फ्रेंड इज अनस्पेरिंग, इस मामले में इन चैरिटी, तो यहां पर भी बचा के कुछ नहीं रखता, पूरा जितना अपने पास संसाधन है, जितना हो पाता है उतनी चैरिटी करेगा। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, और अनस्पेयर मतलब बचा के कुछ नहीं रखता, गुस्सा है तो भी बचा के नहीं रखेगा, पूरी भड़ास निकाल देगा, और अगर अच्छा काम कर रहा है तो भी बचा के नहीं रखेगा, पूरा करेगा। तो अनस्पेयरिंग का मतलब होता है मर्सीलेस या अनपिटीफुल, ठीक है ना। अच्छा, गैलोर, गैलोर का मतलब भी होता है बहुत बड़ी संख्या या मात्रा, लार्ज अमाउंट या नंबर। जैसे अपन नीचे कैफेटेरिया वाले हैं, अगर इनके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं तो क्या बोल सकते हैं, दिस कैफे ऑफर करता है डेजर्ट, डेजर्ट्स गैलोर, डेजर्ट्स मतलब मिठाइयों की, और गैलोर है तो बहुत बड़ी मात्रा या संख्या, डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स, बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ, है ना। तो गैलोर का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या या बहुत बड़ी मात्रा, दोनों ही हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो भाई अब इसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 पे क्या दे रखा है,
choose the correct meaning of the underlined word in the given sentence. Don't you think the dog would need a kennel to stay? अच्छा, आपको क्या चीजें नीड है और किस काम के लिए? स्टे करने के लिए। ध्यान दो, आपको क्या चीज है? नीड है। किस काम के लिए? स्टे करने के लिए। तो स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना या रहना। तो रहने के लिए तो स्थान चाहिए। तो इन चारों में से स्थान बताने के लिए कोई शब्द है? ये देखो, घर है, ये क्या होता है? रहने का स्थान ही तो होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ए हाउस फॉर ए डॉग और ए कैट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कैनल बोलते हैं। KENNEL, कैनल। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? अपने कैसे पकड़ लिया इसको? मान लिया कैनल शब्द का किसी को नहीं पता है, इतना ही देख लो ना, नीड में जरूरत है किस चीज के लिए? स्टे करने के लिए। तो उसको घर बोलेंगे ना, घर है। अब वो घर है, अच्छा घर अलग अलग जनों का हो सकता है भी, इंसानों का है तो क्या है? मैं आपको 5-4 शब्द देता हूं और आज घर पे जाके चेक करना है कि ये किसका घर है। जैसे LAIR, लेन, केव, परो। ठीक है? नेस्ट, हेज, पेन, हच, एवियरी और एपियरी। टाई, पिग स्टाई। टाई भी हो सकता है, पिग स्टाई, ये दोनों एक ही है। स्टाई और पिग स्टाई दोनों एक ही होते हैं। ठीक है? और एक और लिख देता हूँ, स्टेबल। स्टेबल। आज आपको घर पे जाके चेक करना है भी ये जो स्थान होती है कि, और सारे के सारे शब्द वो रहने के लिए होते हैं। इसमें भी कोई रहता है, इसमें भी कोई रहता है, इसमें भी कोई रहता है, इसमें भी कोई रहता है। आपको पता लगाना है कि कौन सा शब्द किसके लिए यूज। ठीक है ना? तो ये 10-12 जो शब्द है ना, इन पे आप गौर करिएगा। ठीक है? तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है भाई? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है? तो ही वाज कन्विक्टेड, कोई आदमी है और वो कन्विक्ट हो गया किस बात के लिए? असॉल्ट करने के लिए। किस पर? पुलिस ऑफिसर पर। ठीक है ना? अच्छा, अब पुलिस ऑफिसर पर अगर किसी आदमी ने असॉल्ट किया है, किस पर? पुलिस ऑफिसर पर। तो बदले में उसको क्या होना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए या पनिशमेंट होना चाहिए? पनिशमेंट। अभी मैंने एक शब्द लिखाया था आपको, असॉल्ट। असॉल्ट, बीट अपॉन। बीट अपॉन। बीट अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी को पीटना, हमला करना। मतलब किसी को हमला करना किसी पर। ASSAULT, असॉल्ट करना। ठीक है ना? किसी को इंजर करना, किसी को इंजर करना। ठीक है ना? अब्यूज करने को भी बोल सकते हैं, गाली गलौज करने को भी। तो इसका मतलब तो क्या हुआ? असॉल्ट का मतलब क्या होता है? इंजर करना या अब्यूज करना। है ना? तो किसको अब्यूज किया, किसको इंजर किया, किस पर हमला किया? पुलिस ऑफिसर पर। तो आगे उसको क्या होना चाहिए? आगे ये देखो क्या होना चाहिए उसको? पनिशमेंट। उसको क्या होना चाहिए? पनिशमेंट। ठीक है? और पनिशमेंट के लिए आगे इसने सेंटेंस शब्द भी दे रखा है। सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है? पनिश करना। सेंटेंस का मतलब भी क्या होता है? पनिश करना। लेकिन यहां पर क्या लगा रखा है बीच में? देखो बट लगा रखा है, बट लगा रखा है। तो इधर वाली बात और इधर वाली बात दोनों सेम होगी कि एक दूसरे के विपरीत होगी? एंड है तो सेम होगी, बट है तो विपरीत होगी। बट है तो विपरीत होगी, तो कायदे से तो उसको क्या होना चाहिए था? पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पर उसको पनिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अब इन चारों में से पढ़ के देखो भी वो कैसा सेंटेंस है जो नए के बराबर है। नेगेटिव शब्द होना चाहिए। बताओ इसमें से नेगेटिव शब्द कहीं पर है क्या? ये देखो नेगेटिव शब्द नोट दे रखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसको कैसी सजा मिली भाई? लाइट का मतलब, लाइट के 4 मीनिंग होते हैं। यहाँ पर इस लाइट का मतलब है नॉट सीरियस। सीरियस या नॉट सीरियस। प्रोफाउंड का मतलब भी नॉट सीरियस, नॉट प्रोफाउंड का मतलब भी नॉट सीरियस। तो उसको जो पनिशमेंट मिला है वो सीरियस है, सीरियस नहीं है? हल्की फुल्की सजा, चल ठीक है, ठीक है, इतने रुपए दो और जमानत होगी आपकी, चलो ठीक है ना? अच्छा, इस लाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी उपकरण, डिवाइस बोले तो उपकरण जो सेवा करता है किस काम के लिए? प्रकाश का। इल्यूमिनेशन बोले तो प्रकाश। कोई भी प्रकाश देने वाला साधन होता है वो क्या चीज होता है? लाइट होता है। ठीक है ना? अच्छा, एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी होती है उसको भी क्या बोलते हैं? लाइट। उसको धूप बोल सकते हैं, है ना? और इसको भी प्रकाश बोल सकते हैं, सूर्य से मिलने वाला प्रकाश। अच्छा, हल्का विद फ्यू वर्डन्स, लाइटली, हल्का। तो यहाँ पर जो कम वजन है उसको भी लाइट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हल्का। और इसका मतलब भी क्या होता है? हल्का, जो कि ज्यादा गंभीर
नहीं है। समझ में आ गई बात? तो लाइट के चार अर्थ है यहाँ पर, लेकिन हमें कौन से वाला लाइट चाहिए यहाँ पर? ये वाला लाइट शब्द। समझ गए बात को? चलो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं भाई क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है ना, और दे रखा है हमें, जब वॉइस का क्वेश्चन है तो वर्ब के अलावा और कुछ चेक ही मत करो। तो आपको क्या दे रखा है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसमें दे रखी है वही आपका उत्तर हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म होती है पैसिव बनाते तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता। तो बताइए सेकंड फॉर्म कहां पर है भाई इसमें? एक तो ये रहा पास्ड, एक ये रहा पास्ड, और यहाँ पर वॉज नॉट है पास्ड, तो इसको तो मैं काट ही देता हूँ, और डिड नॉट पास इसको भी मैं काट ही देता हूँ। तो उत्तर तो सेकंड फॉर्म वाला आएगा। अब सेकंड फॉर्म वाले में बताओ इसके बाद में क्या है? बाई के बाद में क्या दे रखा है? ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या लगा रखा है? वेरी फ्यू। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय फालतू शब्दों में तो चेंज करना ही नहीं होता है ना। तो ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स को पहले ले आओ और द टेस्ट को ले जाओ बाद में, और बीच में लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं भाई क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 96 क्लोज टेस्ट है, तो बचे हुए 500 के 500 क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे भी, है ना। गौर करिएगा। नैनीताल हेज। अब हेज का मतलब नैनीताल के पास कुछ है। क्या चीज है? झील। अब वो झील कैसी है भाई? प्लीजिंग, सैगेशियस, एलोरिंग और ब्यूटीफुल। अगर नेचर से संबंधित कोई चीज है तो वो कैसी होगी? ब्यूटीफुल। सैगेशियस का मतलब कैसी होती है? बुद्धिमान, वाइज, सैपियंट, सैपियंट। और इसके लिए एक शब्द होता है, एक बढ़िया सा शब्द मेरे याद आ रहा है, परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस। पर मतलब प्रत्येक, और स्पिक मतलब देख लेना, जो प्रत्येक चीज को देख लेता है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो समझदार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है ना। तो उसको परस्पिकेशियस बोलते हैं। अच्छा, इस सैगेशियस, इससे सेज भी कह सकते हो आप, इससे सेज भी बोल सकते हो। सेज का मतलब साधु, सेज का मतलब साधु। अब साधु संत आदमी है तो समझदार होगा, तो उसी से क्या बन गया? सैगेशियस बन गया। समझ में आ गई बात? अच्छा, प्लीजिंग है तो कैसा होगा? प्लीजिंग है तो कैसा होगा? सुंदर होगा। ठीक है ना। अच्छा, एल्योर है तो, एल्योर है ये थोड़ा सा मिस्ट्री लिए हुए होता है, इसमें थोड़ा सा वो होता है, जैसे मतलब जादू से किसी को जैसे एनचेंट करना किसी को, जैसे किसी को एनचेंट करना, सम्मोहित करना, किसी को कैप्टिवेट कर लेना, किसी को कैप्टिवेट करना। तो इसमें थोड़ा सा किसका भाव होता है आकर्षित करने में? थोड़ा सा मिस्टिक, रहस्यवादी भाव होता है इसमें, है ना। और प्लीजिंग है तो अट्रैक्टिव हो गया एक तरह से। तो बताओ भाई, जब यहाँ पर झील की बात हो रही है तो इनमें से कौन सा होगा? जब नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है तो ब्यूटीफुल लेक हो जाएगा, ब्यूटीफुल लेक। ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा? ये टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, किस काम के लिए? बोटिंग। यहाँ पर देखो लगा रखा है आईएनजी। तो सेलिब्रेट करने, इंजॉय करने, अप्रिशिएट करने, अडोर करने। आपको पता है इंजॉय, इन चारों में से इंजॉय वर्ब है जिसके बाद में किसका यूज होता है? जिरंड का यूज होता है, वी फोर का यूज होता है। तो बच्चा क्या लगाते हैं इसमें? इंजॉय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू इंजॉय। किस काम को इंजॉय करने? बोटिंग का मजा लेने के लिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। बोटिंग का एंजॉय करने आते हैं। देयर इज अ स्केटिंग प्लेस, और वहां पर स्केटिंग करने की भी एक जगह बिहाइंड इट, इसके पीछे। पीपल हु स्केट हियर, लोग जो यहाँ पर स्केट करते हैं, से दैट द राइड सीम्स टू गो राउंड विद देम। इवनिंग्स आर आल्सो प्लेजेंट। इवनिंग्स भी यहाँ की कैसी होती है? प्लेजेंट। शामें भी यहाँ की सुहावनी होती है। द, अब इस द के बाद में देखते हैं क्या चीज है भाई। द मिरर है कि रिफ्लेक्ट है कि इको है या शेडो है, देखते हैं क्या है। तो द ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स बिजली, लुक्स लगती है। दे, अब इस दे का यूज किसके लिए हो रहा है? लाइट्स के लिए। लाइट्स बहुवचन है, और इसी बहुवचन के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं? दे का। तो वो लाइट्स क्या करती है? डांस करती है। किसमें? रिपल्स ऑफ द लेक। रिपल्स मतलब लहरें, और लेक है झील। झील की लहरों में वो लाइटें क्या करती हुई लगती है? नाचती हुई। तो वहां पर वो रियल में लाइट है या इन चारों में से कुछ है? वो लाइट का इन चारों में से कुछ है। रिफ्लेक्शन है वो। पानी में प्रतिबिंब बनता है किस चीज का? पानी में वो लाइटें जल रही है, उनका क्या बन रहा है? रिफ्लेक्शन। और जब वो लहरें से डोलती है, मूव, वेव करती है, इस प्रकार मूवमेंट होता है, तो वो लाइटें भी क्या करती हुई लगेगी? डांस करती हुई लगेंगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, शेडो किसको बोलते हैं भाई?
शैडो, प्रकाश के रास्ते में जब रुकावट आती है तो बनने वाली परछाई को क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं, ठीक है ना। मिरर है तो किसी के एक्शन की नकल करना, मिरर है तो आप किसी के एक्शन की नकल कर रहे हो, है ना, इमिटेट कर रहे हो, तो उसको मिरर बोलते हैं। इको है तो आवाज रिजोनेट करना, आवाज जब आपने कुएं में हेलो बोला और सामने से कैसी आवाज आ रही है? हेलो, तो वो रिजोनेट करती है, उसको इको बोलते हैं, रिजोनेट, उसको बोलते हैं रिजोनेट करना, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जो लाइटें हैं वो क्या करती है? नाचती हुई लगती है, कहां पर? रिपल्स ऑफ लाइट। रिपल्स का मतलब होता है लहरें, रिपल्स का मतलब होता है वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पर जो छोटी छोटी लहरें बनती है उनको क्या बोलते हैं? रिपल्स, ठीक है ना। अच्छा, ट्रूली ये सच बात है, नैनीताल इज एन सिटी। तो नैनीताल कैसा शहर है भाई? कैसा शहर है नैनीताल? ऑपुलेंट, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग तो हो नहीं सकता, इरिटेट करने वाला तो है नहीं, जब इतनी बड़ाई कर रखी है तो इरिटेटिंग तो वो हो नहीं सकता, ठीक है ना। ओमिनस का मतलब होता है बुरा, अपशकुनी। सिनिस्टर, इसको बोलते हैं क्लमजी, बेहुदा। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब भी बुराई लेके आना। अगर कोई सिनिस्टर चीज है तो वो आपके जीवन में अच्छा लेके आएगी या कुछ बुराई लेके आएगी? बच्चा लोग उसको सिनिस्टर बोलते हैं, सिनिस्टर। सिनिस्टर याद रख लो ना कि ये आदमी तो मेरे पीछे सिनिस्टर बन के लग गया, है ना। तो सिनिस्टर का मतलब होता है बुरा, सिनिस्टर। अब सिनिस्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी तो बड़ाई कर रखी है नैनीताल की, तो बताओ वो बुरा कैसे हो सकता है? तो वो क्या चीज है? एक्सीलेंट है, और या फिर वो ऑपुलेंट है। एक्सीलेंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट से आगे फिर कोई बचता ही नहीं है। तो क्या नैनीताल पर इसने ऐसा बोला है कि नैनीताल से ऊपर तो कुछ है ही नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रखा। तो क्या हो जाएगा? ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, ऑपुलेंट का मतलब रिच, और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, और इन दोनों का मतलब क्या होता है? रिच या समृद्ध, तो बोलते हैं समृद्ध। तो चलो 100 नंबर क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, तो भाई अलविदा लेने के लिए तैयार हो गया था पहले ही। तो 100 में क्या दे रखा है? अच्छा, ओपुलेंट सिटी है नैनीताल, कैसा शहर है? ओपुलेंट सिटी, मतलब एक रिच ऑफ ब्यूटी। तो वो ब्यूटी कैसी है अभी फिर इसकी? लॉजिकल है या नेचुरल है या सिंथेटिक है या क्रॉनिक है? नेचुरल ही होगी यार, जब झील बता रखी है वहां पर, है ना, तो वो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल। अच्छा, लॉजिकल कैसा होता है? विवेक, जो हमारी विवेक और बुद्धि से जुड़ी चीज होती है, सेंसिबल। लॉजिकल और रीजनेबल का मतलब होता है रीजनेबल या फिर सेंसिबल, जिसमें कुछ ना कुछ अकल लगा रखी हो, जिसमें कुछ ना कुछ बुद्धि लगी होती है, वो चीजें कैसी होती है? लॉजिकल होती है, वो रीजनेबल होती है, और या वो सेंसिबल होती है। अच्छा, क्रॉनिक, ऐसी चीज, अगर किसी बंदे के सिर में क्रॉनिक पेन है तो कैसा है वो? लंबे समय से चला आ रहा, ठीक है ना। कंटिन्यू, कंटिन्यूड, जो जारी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्रॉनिक पेन का मतलब लगातार दर्द सिर में चलता ही रहता है, वो क्रॉनिक पेन हो गया, ठीक है ना। सिंथेटिक है तो कृत्रिम, बोले तो, बोले तो नेचुरली आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें? नेचुरल, ये हमारा नेचुरल आंसर बन। अब भैया आपके 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। अगले सोल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक हार्डवर्क करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।